हेलो एवरीवन। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है, सेकंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है, जिनके रेफरेंस में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई ने थ्रू द रूल्स रेगुलेशंस इम्पोज्ड की हुई हैं। नाउ उसी रिलेशन में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रेफरेंसेस के अंदर हमारा एक टॉपिक दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आज हमें कवर अप करना है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की जब हम एक डेफिनेशन कवर अप करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज जे में, तो वो डेफिनेशन में वहां पर एक वर्ड आता है कि ट्रांजैक्शंस या पेमेंट्स विच आर ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारी गुड्स और सर्विसेज की इंपोर्ट भी कवर हो रही है, तो whenever we are importing some goods or services, we are required to make payments. Now the payments वो फॉरेन करेंसी में करनी है, पेमेंट्स इंडियन करेंसी में करनी है। उसके रिलेशंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस आरबीआई ने फ्रेम की हुई है। आरबीआई ने इन सारे प्रोविजंस को अपनी मास्टर डायरेक्शंस के अंदर इशू किया हुआ है। तो जो मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई की इशूड हैं इन रिलेशन टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हम आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का। इस टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट जो सेक्शन 5 ने हमें दे रखा है दैट इज कि एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज किससे? फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड पर्सन इफ सच ट्रांजैक्शन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। नाउ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने कवर अप कर रखी है सेक्शन 2 क्लॉज जे के अंदर। A transaction other than a capital account transaction and includes payment due in connection with foreign trade. Payments due in connection with the foreign trade. Now इसी डेफिनेशन के साथ सेक्शन 5 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कि जो सेक्शन 5 ने हमें प्रोविजन दिया कि एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड पर्सन इफ सच सेल और ड्रॉल इज ए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसी के रिलेशन में हमारे पास एक टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये टॉपिक आज हमें कवर अप करना है। नाउ इस टॉपिक के अंदर जो मेन चीजें हमें कवर अप करनी है, जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल ने जो मेन सब टॉपिक्स इस टॉपिक में दिए, नंबर 1 उन्होंने ऑब्लिगेशंस बताई ऑफ परचेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द पर्सन हु परचेज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द ऑथोराइज्ड पर्सन और द ऑथोराइज्ड डीलर, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं। नंबर 2, क्या टाइम लिमिट्स हैं जितने पीरियड के अंदर अंदर आपको इंपोर्ट से रिलेटेड रेमिटेंसेस को करना होगा और किन सिचुएशंस के अंदर एक्सटेंशन ग्रांट की जा सकती है और कितने पीरियड की एक्सटेंशन ग्रांट की जा सकती है उन टाइम लिमिट्स में। देयर आफ्टर एक प्रोविजन आएगा इन रिलेशन टू इंपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी का इंपोर्ट एंड फॉरेन करेंसी का इंपोर्ट। और फिर एक लास्ट में छोटा सा प्रोविजन आएगा गारंटीज बाय द ऑथोराइज्ड डीलर। बहुत ही आसान सा और छोटा सा टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी छोटी छोटी सी डिस्कशंस आपके साथ करना चाहूंगा। जैसे एक पॉइंट मैंने हमारा टॉपिक लिख देता हूं पहले, तो मैं इंपोर्ट
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट वन, हम इस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं इन रेफरेंस टू करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज J, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड्स, सिर्फ एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं यहां पर अभी, क्या इंक्लूड करता है? पेमेंट्स ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड। एक वर्ड यूज हुआ है यहां पर, फॉरेन ट्रेड, और जब आप इंपोर्ट की मास्टर डायरेक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको काफी जगह पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वर्ड भी लिखा हुआ मिलेगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर का पार्ट है, लॉ में इसकी कोई डिस्कशंस नहीं है। बिसाइड्स दिस, सेक्शन 5 इसने कहा एनी पर्सन may sell or draw foreign exchange to and from authorized person for purpose of current account ट्रांजैक्शंस। ये सेक्शन 5 ने हमें कहा। नाउ अब इसमें एक प्रोविजन सेक्शन 10 का आएगा। सेक्शन 10 में प्रोविजंस है सारे के सारे इन रिलेशन टू अथोराइज्ड पर्सन, कि जो अथोराइज्ड पर्सन या अथोराइज्ड डीलर, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है उनमें अथोराइज्ड डीलर वर्ड यूज किया गया है, फेमा के सेक्शन 10 में अथोराइज्ड पर्सन वर्ड को यूज किया गया है। अथोराइज्ड पर्सन की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, और वो ऑब्लिगेशंस क्या है कि जब भी वो किसी भी पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की परमिशन देते हैं या उसके पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी की सेल ड्रॉल अलाउड करते हैं, तो वो उनसे कुछ डिक्लेरेशंस मांगते हैं कि आप इस फॉरेन करेंसी को किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो सेक्शन 10 ने एक कंडीशन लगाई हुई है, किसके ऊपर? ड्यूटी है एक तरीके से, किसकी? ड्यूटीज ऑफ परचेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में रीडिंग भी करा दूंगा अथोराइज्ड पर्सन की। सेक्शन 10 कहता है द पर्सन हु परचेज द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द अथोराइज्ड पर्सन is required to give a declaration, declaration किस चीज की? of the purpose for which the foreign currency is to be used। तो अथोराइज्ड डीलर को, अथोराइज्ड पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज देने से पहले, खरीदने से पहले उसको एक डिक्लेरेशंस, इसको इंश्योर करना होगा। पर्पस क्या था? इसके अलावा जब फॉरेन एक्सचेंज खरीद ली गई बाय द इंपोर्टर, तो इसका यूटिलाइजेशन किस पर्पस के लिए होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नंबर 1 जो पर्पस आपने स्पेसिफाइड किया उसके लिए डिक्लेरेशन में। नंबर 2 एनी अदर अथोराइज्ड पर्पस, एनी अदर अथोराइज्ड पर्पस। लेकिन यदि फॉरेन एक्सचेंज का मिस यूटिलाइजेशन होता है, एनी मिस यूटिलाइजेशन, उसको माना जाता है डीम्ड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट।
deemed contravention of the provisions of this act. So अब हमें जो मास्टर डायरेक्शंस कवर अप करनी है, इन रिलेशंस टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हीं 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करनी है। सेक्शन 10 में थोड़ा सा आपको एक बार रीड करा देता हूं। ड्यूटीज ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, सेक्शन 10 के अंदर है, एन ऑथोराइज्ड पर्सन शैल इन ऑल हिज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी कंप्लाई विद जनरल और स्पेशल डायरेक्शंस और ऑर्डर एज द आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम थिंक फिट टू गिव एंड एक्सेप्ट विद द previous permission of the RBI. Authorized person shall not engage in any transaction involving foreign exchange or foreign security which is not in conformity with the terms of his authorization. Now, अब इसमें ये पॉइंट मेन आ जाता है। An authorized person before undertaking any transaction in foreign exchange on behalf of any person require that person to make such declaration and to give such information as will reasonably satisfy him कि transaction will not involve and is not designed for the purpose of any contravention or evasion of the provisions of this act, rule, regulation, notification, direction or order made thereunder. So एक पॉइंट यहां पर ये आ गया, ऑथोराइज्ड पर्सन एक डिक्लेरेशन की डिमांड करता है फ्रॉम द इंपोर्टर। जो मैं टॉपिक आपको करा रहा हूं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके रिलेशन में मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करके चलूंगा। तो ऑथोराइज्ड पर्सन इंपोर्टर से एक डिक्लेरेशन की डिमांड करता है कि आप किस पर्पस के लिए मुझसे फॉरेन करेंसी बाय करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें आगे प्रोविजन है, एनी पर्सन other than an authorized person who acquired or purchased foreign exchange for any purpose does not use it for such purpose, जिस पर्पस के लिए बताया गया था उसके लिए यूज नहीं करता, और uses the foreign exchange so acquired or purchased for any other purpose जिसकी इजाजत नहीं है, मींस authorized purpose नहीं है। जब आप या तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी को यूज नहीं कर पा रहे या फिर आप ऑथोराइज्ड पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी को यूज नहीं कर पा रहे, तो सेक्शन 10 कहता है सरेंडर कर दो इसको, वापिस ये करेंसी किसको दे दो, ऑथोराइज्ड पर्सन को दे दो। यदि नहीं देते हो, ऑथोराइज्ड पर्सन कौन से हैं, जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द बैंक्स। यदि फॉरेन करेंसी स्पेसिफाइड या ऑथोराइज पर्पस के लिए यूज नहीं हुई और सरेंडर भी नहीं की, देन इट शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। नाउ ये 3 प्रोविजंस थे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक पर आने से पहले। नाउ अब इसके बाद चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। मास्टर डायरेक्शंस के अंदर हमें जो मेन काम करना है वो 3-4 चीजें हैं जो हमें मेनली इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। नंबर 1, ऑब्लिगेशंस क्या हैं ऑफ परचेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के परचेजर की, एक्वायरर की ऑब्लिगेशंस क्या हैं। नंबर 2, फिर हमें डिस्कस करना है कुछ टाइम लिमिट्स को, टाइम लिमिट्स फॉर रेमिटेंसेस। तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एंड
इंडियन करेंसी। और फोर्थ नंबर पर एक छोटा सा टॉपिक आएगा, गारंटीज बाय ऑथोराइज्ड पर्सन, या यू कैन यूज द वर्ड ऑथोराइज्ड डीलर्स in relation to transactions of import of goods and services। चार पार्ट में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मास्टर डायरेक्शंस को हमें कवर अप करना है। फर्स्ट, मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ऑब्लिगेशन ऑफ परचेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के परचेजर की क्या क्या ऑब्लिगेशन है। सबसे पहली ऑब्लिगेशन मैंने आपको सेक्शन 10 अभी थोड़ा सा रीड कराया है, जिसमें कहा गया कि जो परचेजर है वो एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं किस पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी आपसे ले रहा हूं। एक्वायरर परचेजर ये डिक्लेरेशन किसको देगा? ऑथोराइज्ड डीलर को, ऑथोराइज्ड पर्सन को देगा। और इस फॉरेन करेंसी को सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्पस जो उसने डिक्लेरेशन के, स्पेसिफाइड पर्पस जो उसने डिक्लेरेशन के अंदर लिख कर दिया है, एंड ऑथोराइज्ड पर्पस जो इस लॉ के अंदर परमिसिबल है, उन्हीं के लिए यूज करेगा, अदरवाइज वो सरेंडर करेगा। तो एक पॉइंट तो इसमें सबसे पहला हमारा यही आ जाएगा, एंड दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज। आप इस फॉरेन एक्सचेंज को एक्वायर जो आपने की है किसके लिए यूटिलाइज करोगे? दो पॉइंट्स। नंबर एक, आपके स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आप यूज करोगे, और नंबर दो, आप लॉ में बताए गए किसी और ऑथोराइज्ड पर्पस के लिए इस फॉरेन एक्सचेंज को यूज करोगे। पहली बात तो ये पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं, साथ साथ मैं आपको बुक में से रीड कराता रहूंगा। देखो, जनरल गाइडलाइंस फॉर द इंपोर्ट, इसका पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, रेमिटेंसेस फॉर इंपोर्ट पेमेंट। रेमिटेंस कौन करेगा? ऑथोराइज्ड डीलर। जब हम फेमा पढ़ते हैं एक्ट, उसके अंदर ऑथोराइज्ड पर्सन लिखा हुआ मिलेगा। आरबीआई के रेगुलेशंस या मास्टर डायरेक्शंस पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ड ऑथोराइज्ड डीलर हमें लिखा हुआ मिलता है। ऑथोराइज्ड डीलर मे अलाउ रेमिटेंस फॉर मेकिंग द पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट इनटू इंडिया आफ्टर इंश्योरिंग दैट all the requisite details are made available by the importer। इंपोर्टर ने सारी की सारी रिक्विजिट डिटेल्स अवेलेबल करवाई है, और जो पैसा लिया जा रहा है, जिसकी रेमिटेंस की जाएगी आउटसाइड इंडिया, दैट इज फॉर बोनेफाइड ट्रांजैक्शंस एज पर द एप्लीकेबल लॉ इन फोर्स। तो ये तो जनरल सी बात आ गई। मैं इसके ऑब्लिगेशन का टॉपिक आपको करा रहा था। इसका पहला पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज फॉर द सेड पर्पस। एनी पर्सन एक्वायरिंग द फॉरेन एक्सचेंज इज परमिटेड टू यूज इट ईदर फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन मेड बाय हिम टू एन ऑथोराइज्ड डीलर। इस डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट कहां है? सेक्शन 10 के अंदर, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। तो डिक्लेरेशन आपको याद रखनी है, डिक्लेरेशन कहां पर स्पेसिफाइड है? सेक्शन नंबर 10 के अंदर है। डिक्लेरेशन में क्या बताया जाता है? पर्पस। आप किस पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी हमसे बाय करना चाह रहे हैं। इस पर्पस को मैंने क्या नाम दे दिया? स्पेसिफाइड पर्पस। स्पेसिफाइड पर्पस। और फिर आगे कहा गया, आप इस करेंसी को यूज कर सकते हैं फॉर एनी अदर पर्पस फॉर विच एक्विजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज परमिसिबल अंडर दी सेड एक्ट और रूल और रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर। नाउ अब ये कौन से पर्पस हो गए? परमिसिबल मींस ऑथोराइज्ड, इसको मैं लिख सकता हूं ऑथोराइज्ड पर्पस।
ऑथोराइज्ड पर्पस। नाउ एक तो पॉइंट हो गया ये। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट हमारा है एविडेंसेस ऑफ इंपोर्ट। एविडेंसेस ऑफ इंपोर्ट। ऑथोराइज्ड डीलर को एंश्योर करना है, ऑथोराइज्ड डीलर टू एंश्योर that importer furnishes evidences of import। ये एविडेंसेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एंट्री, फॉर एग्जाम्पल कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट, जो कस्टम अथॉरिटीज ने असेसमेंट का सर्टिफिकेट इशू किया है कि हां इतने गुड्स आए हैं जिनकी वैल्यू इतनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर? ऑथोराइज्ड डीलर आपको इंश्योर करना है कि इंपोर्टर आपको इंपोर्ट के एविडेंसेस दे, सो दैट एक्चुअल इंपोर्ट हुई है, एक्चुअल इंपोर्ट हुई है इस चीज को इंश्योर किया जा सके, और जो वैल्यू है उसकी एप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन की जा सके, कि ओवर वैल्यूएशन ना हो, करेंसी ज्यादा विड्रॉ ना करेगी की गई हो। ओवर वैल्यूएशन को अवॉइड करने के लिए कि जितना हमने आपको रेमिटेंस दिया था, ठीक, उतनी ही वैल्यू के गुड्स एक्चुअल में इंपोर्ट हुए हैं, इंपोर्ट एक्चुअल है, और उतनी ही वैल्यू के गुड्स इंपोर्ट भी हुए हैं जितनी फॉरेन करेंसी आपने हमारे से विड्रॉ की थी। तो सेकंड पॉइंट हमारा एविडेंस ऑफ इंपोर्ट का आ जाता है। देखिए आप बुक से रीड कर लेते हैं एक बार इसको। वेयर फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। फॉरेन करेंसी आप यूज कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। ऑथोराइज्ड डीलर शुड एंश्योर दैट इंपोर्टर फर्निशेस द एविडेंस ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट का एविडेंस दे। गुड्स पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट हुए हैं तो पोस्टल अप्रेजल फॉर्म होता है, अदरवाइज वैसे आए हैं कस्टम ने उनको असेस किया है, बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर ने फर्निश किया कस्टम डिपार्टमेंट को, उनके थ्रू ये चीजें एग्जामिन की जा सकती हैं। एंड सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट गुड्स इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ रेमिटेंस हैव बीन इंपोर्टेड। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर मेरा क्या आ गया? एक्चुअल इंपोर्ट हुई है एंड नो ओवर वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ करेंसी रेमिटेंस। फॉर द पर्पस ऑफ करेंसी रेमिटेंस कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं है। ऑथोराइज्ड डीलर शुड इंश्योर। अच्छा, अब एक ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिकली इसको छोड़ना चाहो छोड़ दो, बड़ा पुराना पॉइंट है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। ऑथोराइज्ड डीलर शुड इंश्योर दैट ऑल इंपोर्ट रेमिटेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन द नोटिफाइड डेट ऑफ IDPMS आर अपलोडेड इन IDPMS। IDPMS क्या है? दैट इज इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। एक ERP कस्टम डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर कस्टम डिपार्टमेंट एंड ऑथोराइज्ड डीलर्स दे आर ऑथोराइज्ड टू एंटर द डाटा, ताकि उस डाटा के बेसिस पर इंश्योर किया जा सके कि कितने गुड्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुए हैं, क्या उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज बनती हैं और कितनी ड्यूटी पे की गई है। एज वेल एज ऑथोराइज्ड डीलर के पास भी पावर है कि वो यहां पर इस सिस्टम को एसेस कर सकता है, सो दैट कितनी रेमिटेंसेस हुई हैं इन पर्टिकुलर इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस में और कितनी फॉरेन करेंसी हमारे से विड्रॉ की गई थी। तो IDPMS बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इंपोर्ट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस के डाटा को फीड किया जाता है। इसकी एसेस कस्टम डिपार्टमेंट एंड ऑथोराइज्ड डीलर के पास होती है। नाउ अब इसमें कहा गया एंश्योर दैट ऑल इंपोर्ट रेमिटेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन द नोटिफाइड डेट।
जो नोटिफाइड डेट को आउटस्टैंडिंग रेमिटेंसेस थे, अब ये नोटिफाइड डेट क्या है, 10 अक्टूबर 2016, इस डेट से ये सिस्टम इफेक्टिव हुआ था। दैट मींस 10 अक्टूबर को जितनी इंपोर्ट की रेमिटेंसेस पेंडिंग थी, बेशक इंपोर्ट 10 अक्टूबर से पहले हो चुकी थी, बट द रेमिटेंस वाज पेंडिंग एज ऑन 10 अक्टूबर 2016। तो इसके बाद जो भी रेमिटेंसेस होंगी, आपको इंश्योर करना है कि वो इस सिस्टम के अंदर उस ट्रांजैक्शन की डाटा एंट्री होनी चाहिए। सो दैट इज द रीजन, मैंने इसीलिए कहा ये आज के लिए आपके कोई रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, तो बेशक इस पॉइंट को आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। नो, इसके बाद फिर इसके अंदर तीसरा पॉइंट आ गया मेरा मोड ऑफ पेमेंट का। अब मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 3, नंबर 3 पर मेरे पॉइंट आ गया मोड ऑफ पेमेंट का। कुछ एडिशनल मोड हो गई है। एक तो आपने करेंसी डायरेक्टली कैश देकर किससे ले लिया, ऑथोराइज्ड डीलर से। दूसरा ये कहता है कि एक पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट कैसे कैसे कर सकता है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये पेमेंट कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज में थ्रू एन इंटरनेशनल कार्ड। एक अलाउड मोड है। नंबर 2, आप रुपीस में भी पेमेंट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और other modes as prescribed by RBI, other modes as prescribed by RBI। तो आरबीआई की कुछ ट्रांसैक्शंस अभी हम पढ़ेंगे, रुपीस में है, चेक के थ्रू है, ड्राफ्ट के थ्रू है। यहां पर जो मेन एस्पेक्ट है, लाइक एक पर्सन इंडिया से बाहर गया और उसने बैंक से इंटरनेशनल कार्ड इशू करा लिया फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में, लेट्स से डॉलर करेंसी के अंदर। अब जब वो इंडिया से बाहर गया, वहां पर उसने कुछ सामान खरीदा और उसने इस इंटरनेशनल कार्ड से पेमेंट कर दी। अब वो वापस इंडिया में आ रहा है, तो इंपोर्ट तो है ना वो गुड्स। अब उसने पेमेंट कैसे की है, फॉरेन एक्सचेंज में, थ्रू दिस इंटरनेशनल कार्ड। अब इंडिया में बैठे बैठे मान लो आप बाहर से किसी फॉरेन ऑथर से कोई बुक मंगवा रहे हैं, किसी फॉरेन पब्लिशर से आपने इंडिया में कोई बुक मंगवाई। अब उसकी पेमेंट आप कर रहे हैं अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, अपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, आप कर सकते हो। इसके लिए क्या होगा, आपसे एक चार्ज स्लिप साइन कराई जाएगी, और वो बेसिकली है क्या, ओटीपी। जब आप नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपने एक बुक खरीदी, मान लीजिए बुक का प्राइस है $20 का। अब वो $20 या तो आपके पास फॉरेन करेंसी वाला कार्ड हो, उससे करो, लेकिन अदरवाइज आपके पास जो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड हैं, यदि वो इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड हैं, तो आप रुपीस में भी पेमेंट कर सकते हैं। आपका बैंक आगे उस करेंसी को कन्वर्ट करके $20, $50 जितने की भी बुक है, आपके अकाउंट से इक्विवेलेंट रुपी माइनस कर देगा और आगे जो पेमेंट करनी है वो डॉलर के अंदर कर देगा। इसके लिए एक चार्ज स्लिप साइन कराई जाएगी, ऐसा मास्टर डायरेक्शन में लिखा है। बट क्योंकि मैं इस ट्रांजैक्शन को लेट्स से नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहा हूं या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर रहा हूं, स्वैप कराकर किसी मर्चेंट शॉप पर, तो वहां पर ओटीपीज के थ्रू हम इन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करा देते हैं। और एनी अदर मोड एज परमिटेड बाय द आरबीआई, जो आरबीआई हमें अलाउड करे। बट कंडीशन यही है कि जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस इन कंफर्मिटी विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए। इन कंफर्मिटी विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए।
इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ अदर मोड भी साथ साथ करा देता हूं। अदर मोड्स क्या क्या हैं, अदर मोड या अदर ट्रांजैक्शंस क्या क्या है जो आरबीआई ने परमिट कर रखी है। अदर मोड्स में 3 मेन ट्रांजैक्शंस आ गई, 1 2 3। पहली ट्रांजैक्शन इन्होंने कहा आप रुपए में एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, PROI कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए, टुवर्ड्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से, एक्सपेंसेस हो गए बोर्डिंग के, लॉजिंग के, ट्रैवलिंग के, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रैवलिंग किसकी, ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन कनेक्शन विद ए इंडियन विजिट। मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट की है इंडिया के अंदर, दैट इज ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आफ्टर दैट उस मशीनरी में कुछ फॉल्ट आ गए, मशीनरी रनिंग में थी, 2 साल से चल रही थी, बट मशीनरी में कोई फॉल्ट आ गया। अब आपने लोकल इंजीनियर से चेक कराया बट बात नहीं बनी, तो आपने जहां से वो मशीनरी आपने इंपोर्ट की थी, आपने उसी कंपनी को अप्रोच किया और उस कंपनी ने कहा हमारा इंजीनियर विजिट कर लेगा इंडिया में, बट उसकी ट्रैवलिंग के, बोर्डिंग के, लॉजिंग के, रहने के सारे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इन खर्चों को कैसे कर सकते हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट नेचर की है, करंट अकाउंट नेचर की तो ट्रांजैक्शन है, लेकिन अब इसके अंदर बाहर से एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया में विजिट कर रहा है, इंजीनियर है वो, और यहां पर आकर वो हमारी मशीनरीज को चेक करेगा। उसका खर्चा, क्योंकि इंडिया में आने का खर्चा है, आप उसकी टिकट इंडियन करेंसी में बुक करा सकते हो। इंडिया में आएगा, होटल में रहेगा, होटल की पेमेंट आप इंडियन होटल कोई तो पेमेंट कर रहे हैं, रुपए में कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट है, आप रुपए में कोई भी पेमेंट कर सकते हो। नंबर 2, एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया, ऊपर भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया पर्सन क्या कर रहा है, इसने इंपोर्ट किया है किसका, गोल्ड और सिल्वर का, इन कंफर्मिटी विद द रेलिवेंट रूल्स रेगुलेशन एक्ट, सबकी कंप्लायंस के अंदर रहते हुए। ठीक है, आप पेमेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस्ड चेक और क्रॉस्ड ड्राफ्ट। क्रॉसिंग आप लोगों ने पढ़ी रखी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। चेक और ड्राफ्ट के थ्रू इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर की पेमेंट, प्रोवाइडेड द ट्रांजैक्शन इज इन कंफर्मिटी विद द रेलिवेंट रूल्स रेगुलेशन एक्ट, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर होनी चाहिए। नंबर 3 पर पॉइंट आया है, आप रुपीज में पेमेंट कर सकते हैं। आप कौन है, आप या तो एक कंपनी है या आप एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। पेमेंट कौन सी कर रहे हैं आप पेमेंट कर रहे हैं किसको, एक नॉन होल टाइम डायरेक्टर को। ऐसा वर्ड कंपनी लॉ में तो नहीं मिलेगा आपको, बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन होल टाइम डायरेक्टर वर्ड यूज किया गया है इन कनेक्शन विद हिज विजिट टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग मीटिंग और फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ दिस कंपनी। इन दैट केस, यदि कंपनी के मेमोरेंडम में ये खर्चे अलाउड हैं तो आप इन खर्चों को रुपीस में कर सकते हैं। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है मोड ऑफ पेमेंट का, ये बेसिकली क्या है, हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं एक नॉन होल टाइम डायरेक्टर की, जो बेसिकली नॉन होल टाइम डायरेक्टर कौन है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो हम उसकी कुछ सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, तो ठीक है आप पेमेंट रुपीज में कर सकते हैं, रुपीज में।
ये हमारा तीसरा पॉइंट था मोड ऑफ पेमेंट का। तो एक बार मैं आपको इसकी बुक से कवरेज करा देता हूं। मोड ऑफ पेमेंट, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया may make payment for import of goods in foreign, अच्छा ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गई है, may make payment for import of goods। अब गड़बड़ क्या है सुनो, ये जो वर्ड है ना इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू, ये वर्ड यहां आने थे। हो सकता है आपके पास जो बुक आई हो उसमें ये ठीक हो गया हो नए एडिशन में। आप फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कौन सा, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज किसके थ्रू, इंटरनेशनल कार्ड के थ्रू। नंबर 2 पॉइंट हमने पढ़ा रुपीज में, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड थ्रू द क्रेडिट और डेबिट कार्ड सर्विसिंग बैंक इन इंडिया अगेंस्ट द चार्ज स्लिप साइंड बाय द इंपोर्टर। या तो आप कोई चार्ज स्लिप डॉक्यूमेंट साइन करो, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, देन नेट बैंकिंग के थ्रू ओटीपीज आते हैं, वो अपने आप में ही एक चार्ज स्लिप का काम करेगा। और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, provided that the transaction is in conformity with the extant provision and import is in conformity with the foreign trade policy. Other mode, any person resident in India may make payment as under: number 1, in rupees towards meeting expense on account of boarding, lodging services or travel to and from and within India। बाहर से इंडिया आने में, इंडिया से बाहर जाने में, इंडिया के अंदर, ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज ऑन ए विजिट टू इंडिया। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक फॉरेन कंपनी का इंजीनियर विजिट करने आ रहा है, रीजन बीइंग कि हमने उस कंपनी से मशीनरी खरीदी थी बट मशीनरी इज नॉट वर्किंग फाइन। नंबर 2, by means of a cross check or draft as consideration for purchase of gold or silver in any form imported by such person in accordance with terms and conditions imposed under any order issued by central government under Foreign Trade Development and Regulation Act under any other law, rule, regulation। That means second point, for the import of goods or import for purchase of gold or silver, provided the transaction is in accordance with the applicable law, regulations। तीसरा point, a company or resident in India may make payment in rupees। किसको? To its known whole time director who is resident outside India, PROI है, इंडिया में विजिट कर रहा है फॉर कंपनी वर्क, एंटाइटल्ड है फॉर पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ट्रेवल एक्सपेंस टू एंड फ्रॉम एंड विद इन इंडिया in accordance with provisions contained in company memorandum, article, agreement or any resolution passed by the company in general meeting or by its board of director, provided requirement of law, rule, regulation, directions are duly complied with। So ये था हमारा पहला टॉपिक अबाउट द obligations of acquirer or purchaser of foreign exchange। obligations of acquirer or purchaser of foreign exchange, जिसके अंदर हमने इन टोटल 3 पॉइंट्स को पढ़ा है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो पर्सन फॉरेन एक्सचेंज को बाय कर रहा है वो इस फॉरेन एक्सचेंज को स्पेसिफाइड पर्पस जो उसने डिक्लेरेशन के अंदर लिख कर दिया था उसके लिए यूज करेगा। एंड नंबर 2, उसके लिए यदि यूज नहीं कर पा रहा देन फॉर एनी अदर ऑथोराइज पर्पस के लिए यूज करेगा। पहला पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर बात आ गई थी एविडेंस ऑफ इंपोर्ट की। ऑथोराइज डीलर की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक्वायरर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से एविडेंस ऑफ इंपोर्ट कलेक्ट करें टू एंश्योर दैट जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें एक्चुअल इंपोर्ट किया गया है गुड्स का या सर्विसेज का। एंड नंबर 2, जो रेमिटेंसीज है, जितने अमाउंट की फॉरेन करेंसी रेमिट हुई है उतनी ही वैल्यू के गुड्स को एक्चुअल में इंपोर्ट भी किया गया है।
और इस पर्पस के लिए इंपोर्ट के एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। और वो इंपोर्ट के एविडेंसेस के कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए भी हैं, लाइक पोस्टल अप्रेजल फॉर्म है, बिल ऑफ एंट्री है, कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट है। देयर आफ्टर तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आप जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। पहला मोड बताया गया, आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेशनल कार्ड, नंबर 1। नंबर 2, आप इंडियन रुपीज में पेमेंट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, लेकिन उसके लिए आपको इंपोर्टर को चार्ज स्लिप साइन करके देनी होगी। नंबर 3 पर कहा गया एनी अदर मोड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। बट एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद द रेलिवेंट प्रोविजंस एज वेल एज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एप्लीकेबल इन इंडिया। अब अदर मोड्स के अंदर कितने पॉइंट हमने डिस्कस किए, फिर आगे 3 पॉइंट आ गए हमारे। पहला पॉइंट, इसने हमें क्या कहा, यदि आप एक पीआरआई हैं और आप कुछ खर्चा करना चाह रहे हैं पीआरओआई के बोर्डिंग के ऊपर, लॉजिंग के ऊपर, ट्रैवलिंग टू इंडिया, ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, ट्रैवलिंग विद इन इंडिया, इन कनेक्शन विद द विजिट ऑफ दैट पीआरओआई इन इंडिया। नंबर 2, आप एक क्रॉस चेक या क्रॉस ड्राफ्ट के थ्रू यदि आपने गोल्ड या सिल्वर परचेज किया है इन कंफर्मिटी विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, तो आप क्रॉस चेक और क्रॉस ऑर्डर के थ्रू भी, क्रॉस ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 पर, आप एक कंपनी है या आप एक पीआरआई है और आप एक पेमेंट कर रहे हैं इन कनेक्शन विद द ट्रैवलिंग इन इंडिया, ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, ट्रैवलिंग विद इन इंडिया, किसके लिए, एक नॉन होल टाइम डायरेक्टर, या आप वर्ड यूज कर सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए, इन कनेक्शन विद जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करने के लिए आ रहा है, उसका रेम्यूनरेशंस है उसके लिए, प्रोवाइडेड ये जो एक्सपेंसेस हैं ये अप्रूव्ड किए गए हैं थ्रू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनीज जनरल मीटिंग, रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड दीज एक्सपेंसेस आर नॉट इन वायोलेशन ऑफ any of the rule, regulations, notifications, circular, directions issued by government and RBI time to time under the provisions of this law. So ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, and that point is obligation of purchaser of foreign exchange। चलिए अब इसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट कराता हूं। दूसरा पॉइंट है हमारा टाइम लिमिट फॉर रेमिटेंसेस का। चलिए अब इस पर चलते हैं। Second point, that is time limit for remittances। इसका मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा ना चार्ट बनवाता हूं आपको। पहले मैंने टाइम लिमिट को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, एक जनरल टाइम लिमिट्स फॉर इंपोर्ट, और नंबर 2 पर मैंने इसका एक्सटेंशन प्रोविजन की बात कर ली आपसे। जनरल टाइम लिमिट्स फॉर इंपोर्ट को फिर मैंने आगे 2 कैटेगरीज में बांट दिया, एक नॉर्मल इंपोर्ट्स, और नंबर 2 पर मैंने वर्ड यूज कर लिया डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स। नॉर्मल इंपोर्ट के लिए जो प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है, हमें पेमेंट करनी होगी विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, 6 months फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। इसमें मैं आपको छोटी सी एक एक्सेप्शन और नोट डाउन करा देता हूं। एक्सेप्शन, केसेस वेयर amounts are withheld
टुवर्ड्स गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, टुवर्ड्स गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। नंबर 2 पॉइंट है मेरे पास डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स का। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट में जो टाइम पीरियड बताया गया है अप टू 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स। अब तीसरा पॉइंट है एक्सटेंशन प्रोविजंस। एक्सटेंशन प्रोविजन दी जा सकती है 6 मंथ्स की एट अ टाइम। टोटल एक्सटेंशन अप टू 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन नॉट कवर्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक। नंबर 2, for extension beyond 1 year from date of remittance। इस वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, 1 year from date of remittance। outstanding should be lower than or equal to। आउटस्टैंडिंग इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा कितना? $1 million और 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस ड्यूरिंग preceding 2 financial years, whichever is lower, whichever is lower। तो ये एक छोटा सा चार्ट आप प्रिपेयर कर लो, फिर मैं इन टाइम लिमिट्स को आपके साथ डिस्कस करता हूं। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, जनरल टाइम लिमिट। पहले मैं आपके साथ इसकी डिस्कशन करता हूं। जनरल टाइम लिमिट्स फॉर इंपोर्ट। जनरल टाइम लिमिट्स में एक तो है नॉर्मल इंपोर्ट और दूसरी है डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट वर्ड अपने आप आइडेंटिफाई कर, अपने आप शो कर रहा है कि आपने जो पेमेंट्स करनी है वो डेफर्ड है, मींस डिलेड है। लाइक क्रेडिट पर जो गुड्स खरीदे गए हैं वो क्रेडिट पर खरीदे गए हैं। नॉर्मल इंपोर्ट क्रेडिट नहीं है, आप शिपमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर इस पेमेंट को करेंगे। ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि फॉरेन में हमारी कोई भी किसी तरह की इन ट्रांजैक्शंस को लेकर कोई इशू क्रिएट हो कि हाँ गुड्स इंडिया में भेजे गए थे और इंडिया वालों ने पेमेंट नहीं की। टाइमली पेमेंट्स को इंश्योर करने के लिए
डायरेक्शंस में बताया गया कि शिपमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर आपने जो सामान इंपोर्ट किया है या जो सर्विसेज इंपोर्ट की है उसकी पेमेंट करिए आप। लेकिन यदि आपने अमाउंट रोक रखे हैं टुवर्ड्स गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब ये गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? मान लीजिए आपने कोई सर्विसेज अवेल की थी आउटसाइड इंडिया से, या आपने कोई सामान कोई गुड्स खरीदे थे और आपने कहा था कि हम 40% पेमेंट आपको इमीडिएट कर देंगे, रिमेनिंग 60% पेमेंट हम 1 साल इन मशीनरी को चलाकर देखेंगे, या 1 साल हमने आपसे लाइक कोई सॉफ्टवेयर बाय किया, उस 1 साल तक हम उस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे। हां, यदि परफॉर्मेंस ठीक रहती है तो हम रिमेनिंग 60% या रिमेनिंग 30% वट एवर इट इज आपको 1 साल के बाद पे करेंगे, सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंसेस। ठीक है, फिर तो ऐसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नॉर्मल टाइम कितना? 6 महीने का। बट यदि गारंटी है परफॉर्मेंस की और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हम आपको इनिशियली 60% पेमेंट इनिशियल करेंगे, तो ठीक है, वो 60% तो शिपमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। एक बात, 40% हम आपको पे करेंगे कब? जब हमने जो प्रोडक्ट आपसे खरीदा है उसकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ठीक है, उसके ऊपर फिर ये 6 महीने वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, फिर तो जो आपकी गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस एज पर कॉन्ट्रैक्ट है तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये हो गई बात डेफर्ड पेमेंट की। 5 साल तक की क्रेडिट पीरियड है तो ठीक है, 5 साल तक मैक्सिमम आप क्रेडिट पीरियड कर सकते हो, 5 साल, इससे ज्यादा ये भी नहीं। और नॉर्मल में 6 महीने सब्जेक्ट टू गारंटी परफॉर्मेंस। क्या एक्सटेंशन किया जा सकता है? जी हां, आप टोटल 3 साल तक का एक्सटेंशन कर सकते हो, टोटल एक्सटेंशन अप टू 3 ईयर। बट एक टाइम पर मैक्सिमम एक्सटेंशन 6 महीने का होगा। जैसे मान लीजिए ये डेट ऑफ शिपमेंट है, डेट ऑफ शिपमेंट, आपको पेमेंट करनी है 6 मंथ्स तक, नहीं करी तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। क्या एक्सटेंशन सीधी 3 साल की मिल जाएगी? नो, 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, इसके बियॉन्ड नहीं मिलेगी, इसके बियॉन्ड नहीं मिलेगी। 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ एंड 6 मंथ। लेकिन इस एक्सटेंशन पर कुछ कंडीशंस हैं। मान लीजिए जो ये ट्रांजैक्शन है इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई और इन्वेस्टिगेशन बाय एनी अदर एजेंसी, तब ये इजाजत एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगी। एक बात। नंबर 2, आपने 2 एक्सटेंशन ले ली है, आपने 2 एक्सटेंशन ले ली है, 1 साल हो गया, इसके बाद आप फर्दर एक्सटेंशन चाहते हैं। फर्दर एक्सटेंशन की कंडीशन है आपके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना वो 1 मिलियन और 10% ऑफ द एवरेज रेमिटेंसेस ऑफ प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लोअर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने एक ट्रांजैक्शन की थी, ट्रांजैक्शन है मेरी कितने की? 5 मिलियन की, 5 मिलियन यूएस डॉलर। ट्रांजैक्शन का अमाउंट है 5 मिलियन यूएस डॉलर। ये ट्रांजैक्शन मैंने यहां पर की और मैंने इसमें से 3.5 मिलियन यहां पर पे कर दिए इस पर्टिकुलर डेट को। इस
5 मिलियन में से 3.5 मिलियन मैंने यहां पर पे कर दिए। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है मेरा? 1.5 मिलियन का है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरा 1.5 मिलियन का है। अब मुझे एक डाटा और चाहिए। एक डाटा क्या चाहिए मुझे? मेरी पिछले 2 साल का एवरेज रेमिटेंस क्या है? एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस ऑफ प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स। प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स का मेरा एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस है, मान लो 12 मिलियन यूएस डॉलर्स। 12 मिलियन यूएस डॉलर। इसका 10% कितना बन गया? इसका 10% बन गया 1.2 मिलियन यूएस डॉलर। नाउ अब देखो जरा, क्या मुझे एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर अलाउड होगा या नहीं होगा? इस एग्जाम्पल को देखो और सोचो और बताओ। यदि मैं इसको एक केस स्टडी की फॉर्म में बना दूं और आपसे पूछूं क्या एक्सटेंशन अलाउड हो जाएगा बियॉन्ड 1 ईयर? बियॉन्ड 1 ईयर देखिए जरा, मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1.5 मिलियन का। यह कहता है आउटस्टैंडिंग आपका इन दोनों के लोअर से कम होना चाहिए। 1 मिलियन और 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 2 ईयर विचएवर इज लोअर। 1.2 मिलियन है मेरा एवरेज और 1 मिलियन विचएवर इज लोअर। लोअर आ गया इस केस में 1 मिलियन का। क्या मेरा आउटस्टैंडिंग 1 मिलियन से कम है? क्या मेरा आउटस्टैंडिंग 1 मिलियन से कम है? सोच लीजिए जरा। नहीं, नहीं, मेरा आउटस्टैंडिंग 1 मिलियन से ज्यादा है। क्या मुझे एक्सटेंशन अलाउड होगी? नहीं, मुझे एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगी। एक बात, आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं अब इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं, कलर यूज कर लेता हूं रेड। मान लो इस 5 मिलियन की ट्रांजैक्शंस में से मैंने 4.2 मिलियन पे कर दिए। ये केस 2 हो गया मेरा। 5 मिलियन की ट्रांजैक्शंस में से मैंने 4.2 मिलियन पे कर चुका हूं मैं। मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा हुआ है? मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा हुआ है सिर्फ 0.8 मिलियन का। अब एक क्वेश्चन है, क्या मुझे परमिशन मिल जाएगी? मेरा आउटस्टैंडिंग है 0.8 मिलियन। क्या मेरा आउटस्टैंडिंग इक्वल टू और लोअर देन है इन दोनों के लोअर से? पिछले 2 सालों का एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस जो मेरा है वो है 12 मिलियन, उसका 10% बनता है 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन और 1 मिलियन विच एवर इज लोअर। इसका लोअर आ जाता है मेरा 1 मिलियन। 1 मिलियन से नीचे है क्या? जी हां, नीचे है। तो 1 साल के बियॉन्ड क्या मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी? जी हां। अब एक सबसे बड़ी बात जो यहां देखने वाली है, यहां वर्ड लिखा गया है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रेमिटेंस। 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रेमिटेंस। मैंने क्या किया था अभी? डेट ऑफ शिपमेंट से 6 महीने उठाए, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, और बीच में मैंने ये एक और डेट, मैंने पहली जो पेमेंट है शिपमेंट पे नहीं की, शिपमेंट के 4 महीने के बाद मैंने पेमेंट की थी। शिपमेंट के 4 महीने के बाद। तो ये जो एक्सटेंशन है ये यहां से 1 साल, यहां से 1 साल, यहां से 1 साल। लॉ ने यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। डेट ऑफ रेमिटेंस वर्ड यूज कर दिया, डेट ऑफ शिपमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ। इस चीज का ध्यान रखना। रेमिटेंस से 1 साल के बाद,
रेमिटेंस से 1 साल के बाद। अदरवाइज तो क्या होता था कि आपका 6 महीने का नॉर्मल टाइम है, उसके बाद 6 महीने पहली एक्सटेंशन, 6 महीने दूसरी एक्सटेंशन एंड सो ऑन। लेकिन यदि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इससे कम है तो 1 साल के बाद एक्सटेंशन आपको कहां से काउंट करनी है? 1 साल डेट ऑफ रेमिटेंस से काउंट करना है। तो इस केस में एक्सटेंशन ग्रांट होगी? यस, एक्सटेंशन ग्रांट हो जाएगी। एक्सटेंशन ग्रांटेड। क्या इस केस में एक्सटेंशन ग्रांट होंगी? नो, एक्सटेंशन नॉट ग्रांटेड। एक्सटेंशन इस केस में ग्रांट हो जाएगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन दोनों के लोअर के से ज्यादा नहीं है। बट इस केस में 1.5 मिलियन के केस में एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस अलाउड नहीं होगा। रीजन, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो इन दोनों के लोअर को क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारा एक प्रोविजन था, दैट इज अबाउट द टाइम लिमिट फ्रॉम द रेमिटेंसेस। टाइम लिमिट फॉर द रेमिटेंसेस। तो एक काम करता हूं, जल्दी से जो मैंने ये पढ़ाया आपको उसको नोट्स में से रीड करा देता हूं आपको, जल्दी से क्विकली करेंगे इसको। टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट्स। टाइम लिमिट फॉर नॉर्मल इंपोर्ट्स। नॉर्मल इंपोर्ट का टाइम लिमिट क्या होगा? Remittances against imports should be completed not later than 6 months from the date of shipment, except in cases where the amount are withheld towards guarantee of performance. Time limit for deferred payment arrangement. Deferred payment arrangement including supplier and buyer's credit up to 5 years, they are treated as trade credits, for which the procedural guidelines as laid down in Master Circular for external commercial borrowings and trade credits may be followed. आप जनरल 5 साल आप ये 5 साल के पीरियड याद रखें। लिमिट ऑफ एक्सटेंशन। Authorized dealer can consider granting extension of time for settlement of import dues up to a period of 6 months at a time, maximum up to a period of 3 years. चाहे कोई भी रीजन हो, डिस्प्यूट है एज टू क्वांटिटी, डिस्प्यूट है एज टू क्वालिटी, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और कोई स्यू फाइल हुआ है सेलर के अगेंस्ट, वट एवर द केस इज। Circumstances. While granting the extension of time, authorized dealer must ensure that import transactions covered by invoices are not under investigation by Directorate of Enforcement, CBI or other investigating agencies. Number 2, while considering the extension beyond 1 year from date of remittance, ध्यान देना date of shipment word नहीं है, जहां date of remittance है, the total outstanding of the importer does not exceed $1 million or 10% of the average import remittance during the preceding 2 financial year, whichever is lower. Third point, where extension of time has been granted by the authorized dealer, the date up to which extension has been granted may be indicated in the remarks column. अब remarks column कौन सा है? जो हमारा IDPMS का डाटा है, जो हमारा IDPMS का डाटा है, उसके अंदर ऑथोराइज्ड डीलर एक कॉलम फिल करते हैं जिसको ORM, नोन एज आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज बोला जाता है। आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज कि इतना रेमिटेंस आउटवर्ड जाना है, तो उसके रिमार्क्स कॉलम में ऑथोराइज्ड डीलर मेंशन कर देता है कि ये जो रेमिटेंस है ये अभी आउटस्टैंडिंग है, ये अभी आउटस्टैंडिंग है। और एक्सटेंशन पीरियड shall be reported in IDPMS as per message bill of entry extension
और किस डेट तक एक्सटेंशन अलाउड की गई है, वो एक्सटेंशन डेट के कॉलम में वो डेट ऐड कर दी जाती है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक अबाउट द टाइम लिमिट्स। अबाउट द टाइम लिमिट्स 4 टॉपिक हमने मेन करने हैं इसमें। ऑब्लिगेशन ऑफ परचेजर ऑफ फॉरेक्स, दूसरा टाइम लिमिट फॉर रेमिटेंसेस। अब तीसरा पॉइंट है हमारा इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एंड इंडियन करेंसी। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एंड इंडियन करेंसी। तो तीसरे पॉइंट पर चलते हैं अब हम। थर्ड पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ foreign exchange and Indian currency। इसका भी मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनवा रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन करेंसी, दो पॉइंट। फॉरेन एक्सचेंज इन एनी फॉर्म other than currency notes, bank notes and traveler check। दूसरा पॉइंट, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड ट्रेवलर चेक। फॉरेन करेंसी इन एनी फॉर्म may be sent into India by any person without any limit। विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बट करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, ट्रेवलर चेक्स may be brought into India by any person without any limit। कंडीशन है subject to making of a declaration in the custom declaration form। subject to making of a declaration in the custom declaration form। जब आप इंडिया में आ रहे हैं तो आप कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर कस्टम अथॉरिटीज को डिक्लेयर करेंगे कि आप कितनी करेंसी इंडिया में लेकर के आए हैं। इसकी भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, declaration not required
करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, एंड ट्रेवलर चेक का अमाउंट $10,000 10,000 से कम का है एंड ऑब्लिक और फॉरेन करेंसी नोट्स अकेले $5,000 या उससे नीचे का है। ये डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी प्रोवाइडेड इन तीनों का टोटल एट वन टाइम, एट एनी टाइम, एट एनी वन टाइम, एट एनी वन टाइम, एक बार में। ऐसा नहीं कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, एक बार में डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी की। इसके अंदर भी मेरे पास दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया may bring up to ₹25,000, 25,000 रुपए तक फ्रॉम एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। यहां पर आ जाते हैं, एनी पर्सन मे ब्रिंग एनी अमाउंट in Indian rupees from Nepal and Bhutan, ₹100 के करेंसी नोट्स की डिनोमिनेशन में कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी लाए, ₹100 के डिनोमिनेशन में। तो ये हमारे पास थर्ड टॉपिक का एक छोटा सा चार्ट आ गया, जिसके थ्रू हम इन चीजों को बड़ा क्विकली रिवाइज कर लेंगे। नोट कर लो, फिर मैं इसको समझाता हूं कि ये क्या क्या चीजें हैं और किस रेफरेंस में इन पॉइंट्स को बनाया गया है। देखो, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज की। मान लो आप इंडिया से बाहर गए हैं घूमने और आप अपने साथ कुछ फॉरेन करेंसी ले गए हो, आप अपने साथ कुछ फॉरेन करेंसी ले गए हो, वो फॉरेन करेंसी बच गई, तो क्या आप उसको इंडिया में ला सकते हो? क्या आप इंडिया से बाहर गए और बाहर जाते वक्त आप अपने साथ कुछ करेंसी नोट्स $,
ऑथोराइज डीलर से आपने करेंसी चेंज करा ली थी, डॉलर लेकर के गए थे आप। अब आपने मान लो 50,000 तो ज्यादा हो गया, $10,000 एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, $10,000 का। $10,000 आपके पास थे, आप इंडिया से बाहर घूमने चले गए, आपके $8,000 वहां पर खर्च हो गए। $8,000 आपके वहां पर खर्च हो गए, $2,000 आपके पास वापिस बचे। तो क्या आप इंडिया में उसको वापिस ला सकते हो? मे बी ब्रॉट इनटू इंडिया बाय एनी पर्सन, बिल्कुल ला सकते हो विदाउट एनी लिमिट। लेकिन जब आप इंडिया में इनको वापस लाएंगे तो आपको एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म में कस्टम अथॉरिटीज को इसकी डिक्लेरेशंस देनी होंगी। बट डिक्लेरेशन नहीं चाहिए यदि करेंसी नोट्स, बैंक नोट और ट्रैवलर चेक का टोटल $10,000 से ज्यादा का नहीं है, और खाली करेंसी नोट्स है, मान लो $, हैं खाली, वो 5,000 से ज्यादा के नहीं है, तो डिक्लेरेशन नहीं देंगे। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि यदि पर्सन के पास करेंसी नोट्स डॉलर में ये थे 4,000 और उसके पास ट्रैवलर चेक है 7,000 का, अब बताओ क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल 10,000 को क्रॉस हो गया। अच्छा, मान लो ये 6,000 है और ये 3,000 है, क्या अब डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी? अब भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी नोट अकेले 5,000 से ऊपर है और बीच में और लगा हुआ है। डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड। ये है नील और ये है 11,000, क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी? यस, अब भी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ये है 3,000 और ये है 6,000, टोटल मिलाकर हो गया 9,000। ना तो ये लिमिट क्रॉस हो रही, ना एग्रीगेट की लिमिट क्रॉस हो रही, नो डिक्लेरेशन। अब कोई डिक्लेरेशन नहीं देनी। मान लो ये है 3,000 और ये है 8,000, अब 8 + 3 11, इसमें चले गए, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। बट आप ला सकते हो इंडिया में डिक्लेरेशन देकर। यह तो बात हो गई कि एक पर्सन इंडिया में इन फॉरेन करेंसी नोट्स को या फिर ट्रेवलर चेक्स को लेकर आ रहा है, इट्स ओके, नो इशू, फॉरेन एक्सचेंज फॉर्म में। दूसरा पॉइंट है इन एनी फॉर्म अदर देन करेंसी नोट्स। इन एनी फॉर्म क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ई ट्रांसफर्स, स्विफ्ट ट्रांसफर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी सेंड इन टू इंडिया बाई एनी पर्सन विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन करेंसी का इंपोर्ट, ये क्या मसला है? इंडियन करेंसी का इंपोर्ट, अब मान लो आप इंडिया से बाहर गए और अपने साथ में कुछ पैसे इंडियन रुपीज में भी ले गए, डॉलर तो लेके गए, साथ में इंडियन रुपीज में भी ले गए कि जरूरत पड़ी तो वहां पे एक्सचेंज करा लोगे आप, ठीक है। अब आप इंडिया में वापस आ रहे हो और आपका इंडियन रुपी वाला पैसा 25,000 रुपए से ज्यादा बचा हुआ है, रुपी नहीं ला सकते। 25,000 रुपए से ज्यादा का पैसा आप नहीं ला सकते इंडियन करेंसी में। इतना लेकर जाओ जितना आपका खर्च हो जाए, और बचे तो मैक्सिमम 25,000 बचे, और ज्यादा बच गया तो भैया उसको डॉलर में कन्वर्ट कराकर लाओगे फिर इंडिया में। इंडिया से बाहर आप पैसे ले गए थे, जो मर्जी ले गए, हमें नहीं पता, बट अब आप इंडिया में आ रहे हो तो मैक्सिमम आप 25,000 रुपए तक का अमाउंट इंडिया में ला सकते हो फ्रॉम एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान से आप 100 रुपए के नोट में जितने मर्जी लाओ, 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए से ज्यादा 500 रुपए के करेंसी नोट में आप नहीं ला सकते, 2,000 के करेंसी नोट में आप नहीं ला सकते, 100 रुपए के नोट में आप ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव है कि
जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो एक लिमिटेड लेवल के ऊपर हो और इसके अंदर कोई फेक करेंसी की ट्रांजैक्शंस को अंजाम ना दिया जा सके, फेक करेंसी की ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक बनाया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द इंडियन करेंसी का। इसका भी मैंने आपको एक कंप्लीट चार्ट बनवा दिया है। अब एक बार बुक से रीडिंग करा दूं फटाफट। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया। A person may send into India without any limit foreign exchange in any form other than currency note, bank note, traveler check। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया ई ट्रांसफर्स का, स्विफ्ट ट्रांसफर्स का। Bring into India from any place outside India without any limit फॉरेन एक्सचेंज सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप जब इंडिया में आए कस्टम अथॉरिटीज को एक करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करें। हाउएवर दिस करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म विल नॉट बी रिक्वायर्ड यदि एग्रीगेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन करेंसी नोट, बैंक नोट एंड ट्रेवलर चेक यूएस डॉलर 10,000 या किसी और करेंसी में है तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू यूएस डॉलर 10,000 को क्रॉस नहीं कर रही। and or aggregate value of foreign currency notes, not traveler checks, only foreign currency notes, वो 5,000 यूएस डॉलर या इक्विवेलेंट करेंसी वैल्यू को एक्सीड नहीं कर रही। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी एंड द करेंसी नोट्स। एनी पर्सन resident in India who had gone out of India on a temporary visit, वो इंडिया में वापसी के समय अदर देन नेपाल एंड भूटान मैक्सिमम 25,000 रुपीज वापिस ला सकता है। However, from नेपाल और भूटान करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज अप टू रुपीज 100 जितना मर्जी अमाउंट लेकर आए। एनी अमाउंट इन डिनोमिनेशन ऑफ अप टू रुपीज 100, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, दैट इज अलाउड। ये था हमारा तीसरा टॉपिक ऑन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एंड इंडियन करेंसी का। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज गारंटी बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन और ऑथोराइज्ड डीलर इन रिलेशन टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गारंटीज। फोर्थ पॉइंट, गारंटी बाय ऑथोराइज्ड डीलर। 4 पॉइंट हैं इसके अंदर। नंबर 1, इंपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स। 1। नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नॉर्मल इंपोर्ट। नंबर 3, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड नंबर 4, कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी। पहला पॉइंट, इंपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स। अभी आपको ध्यान हो तो मैंने जब टाइम लिमिट कराई थी आपको, एक नॉर्मल इंपोर्ट कराया था, एक डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट कराया था। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट में 5 इयर्स तक अलाउड था और नॉर्मल इंपोर्ट में 6 मंथ्स का टाइम अलाउड था।
तो वही चीज आ गई, ये पहले डेफर्ड पेमेंट टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। इंपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स, तो ऑथोराइज डीलर किसी डेट, लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन ऑफ PRI ऑन टू PROI, और ये PRI कौन है? इंपोर्टर है। किसी इंपोर्टर ने सामान मंगवाया है, उसका उधार है जो उसने किसको देना है? PROI को देना है। अब डेफर्ड पेमेंट टर्म्स है 5 साल तक की। अब ये PROI कहता है मैं ऐसे कैसे सामान बेच दूं आपको, 5 साल किसने देखे, पता नहीं क्या हो जाए, मुझे गारंटी दिलवाओ किसी की। ओके, ऑथोराइज्ड डीलर गारंटी दे सकता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ RBI। RBI की अप्रूवल के साथ ऑथोराइज्ड डीलर किसी डेट, लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन ऑफ PRI in respect of import of goods on deferred payment terms या import of services on deferred payment terms to PROI may be given subject to the approval of RBI। अब बात आ गई आगे, import of normal goods in respect of any debt, liability, obligation ऑफ PRI, जो कौन है? इंपोर्टर है। किसको देने हैं ये पैसे? ओन्ड टू PROI। क्या ये गारंटी ऑथोराइज्ड डीलर दे सकता है? दे सकता है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस एज स्पेसिफाइड बाय RBI। RBI ने यदि कोई टर्म एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी हैं, उनकी कंप्लायंस में रहकर गारंटी दे सकता है। बार बार RBI के पास अप्रूवल के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तीसरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अवेल्ड बाय PRI। किसको गारंटी देनी है? PROI को, लेकिन ये गारंटी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस चलेगी। अब वो कंडीशंस क्या है? इसको दो हिस्सों में बांट दो। ये PROI है कौन, इसकी बात कर लेते हैं। ये PROI है कौन? PRI मतलब सर्विस इंपोर्टर। सर्विस इंपोर्टर ये है कौन? ये है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये है कोई डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग, किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की। तो इस केस में मैक्सिमम गारंटी $1 लाख तक अलाउड है, बट $1 लाख से ज्यादा पर, इन एक्सेस पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल। बट यदि ये अदर्स हैं, इट इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट इज नॉट ए डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दैट केस अप टू $5 लाख, $5 लाख या इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू तक की गारंटी ऑथोराइज्ड डीलर दे सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंपोर्टर। टू हुम? टू PROI। टू PROI। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गारंटी बाय PROI। अब तक तीनों केसेस में गारंटी कौन दे रहा था? तीनों केसेस में गारंटी गिवन बाय ऑथोराइज्ड डीलर। यहां पर गारंटी कौन दे रहा है? PROI दे रहा है गारंटी। किसको? टू
ओवरसी लेसर, जिसको PROI भी बोल सकते हो आप, PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। किस लिए? टू फिनेंस द इंपोर्ट थ्रू ऑपरेटिंग लीज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक सब्सिडियरी है एस लिमिटेड, एस लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने कोई मशीनरी ऑपरेटिंग लीज पर मंगवाई। किससे? XINC से, XINC से। अब गारंटी मांगी गई। PROI H लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। ये कंपनी गारंटी देने के लिए तैयार है लेसर को, XINC को गारंटी देने के लिए तैयार है कि आप एस लिमिटेड को ऑपरेटिंग लीज के ऊपर ये मशीनरी दे दो, हम आपको गारंटी देते हैं, आपकी पेमेंट मिल जाएगी आपको। लेकिन अथोराइज डीलर की परमिशन के बिना ये गारंटी ये एच लिमिटेड नहीं दे सकती। अथोराइज डीलर इसको इजाजत देगा तो POROI आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? अथोराइज डीलर से, कि हम इस चीज की गारंटी देना चाहते हैं। तो जब अथोराइज डीलर इस चीज की इजाजत दे देगा, देन ओनली guarantee may be given by the PROI to the overseas lessor in a relation to finance the import through the operating lease. So ये हमारा फोर्थ टॉपिक था, एज टू द गारंटी बाय द अथोराइज डीलर। तो इसको मैं दो हिस्सों में इन टोटल बांट सकता हूं। वो दो हिस्से कौन कौन से हो गए? नंबर 1 गारंटी डायरेक्टली बाय द अथोराइज डीलर, नंबर 2 परमिशन बाय द अथोराइज डीलर। जहां पर अथोराइज डीलर की गारंटी आ गई, उसको फिर मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। नंबर 1 डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट पर, नंबर 2 नॉर्मल इंपोर्ट पर। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट पर यह गारंटी दी जा सकती है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ RBI। नॉर्मल इंपोर्ट के केस में चाहे गुड्स का है तो उसके लिए सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस एज स्पेसिफाइड बाय RBI, एंड यदि वो सर्विसेज का है सब्जेक्ट टू अ लिमिटेड वैल्यू। बट यदि जहां पर ये गारंटी कोई कंपनी दे रही है, कोई PROI दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ऑपरेटिंग लीज टू द ओवरसीज लेसर, देन अथोराइज डीलर की परमिशन जरूरी है। इसका भी एक छोटा सा चार्ट बना दूं। चलो इसका एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं जल्दी से। गारंटीज। नंबर 1 बाय अथोराइज डीलर, बाय पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बाय अथोराइज डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल इंपोर्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर्ड पेमेंट टर्म्स। नॉर्मल इंपोर्ट में फिर इसको मैं दो कैटेगरीज में बांट सकता हूं, गुड्स, सर्विसेज। अथोराइज डीलर आप गारंटी दे सकते हैं इन रिलेशन टू नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ गुड्स टू whom? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। किस लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन ऑफ PRI। एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के डेट लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन जो उसको देने हैं टू whom? टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अथोराइज डीलर गारंटी दे सकता है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय RBI। लेकिन यदि यही चीज डेफर्ड पेमेंट टर्म्स पर होती, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय RBI, बट यदि यही चीज सर्विस के रेफरेंस में है, देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या उनके डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या उनके डिपार्टमेंट, देन ये अलाउड है अप टू $1 लाख, अलाउड। ग्रेटर देन $1 लाख, परमिशन किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। अदर्स के केस में, अदर्स के केस में अलाउड है अप टू $5 लाख, अप टू $5 लाख। और गारंटी बाय PROI टू ओवरसीज, अरे PRO, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, PRI लिखो इसको, फिर ये गलती कर गया मैं, PRI, यहां पर भी PRI बोला तो ठीक ही होगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बाय PRI, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ऑफ इंडिया वर्ड आ जाता है ना तो उसमें गलती हो जाती है, बाय PRI टू ओवरसीज लेसर। ओवरसीज लेसर कौन है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इसको गारंटी दे रहा है, किस लिए? टू फाइनेंस द इंपोर्ट थ्रू ऑपरेटिंग लीज। यहां पर परमिशन किसकी चाहिए? परमिशन ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर सब्जेक्ट टू डायरेक्शंस ऑफ RBI, सब्जेक्ट टू RBI डायरेक्शंस। तो ये था हमारा टॉपिक एज टू गारंटी, और इसका भी चार्ट मैंने आपको बनवा दिया। तो चारों टॉपिक्स इसके मैंने आपको समरी भी यहां पर करा दी है और बुक से भी रीड करा दिया। अब फोर्थ टॉपिक की बुक रीडिंग रहती है, चलो फटाफट इसको भी करा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे, 2 तो नहीं 5 मिनट लग जाएंगे, बट करा के खत्म करते हैं इसको। इशू ऑफ गारंटीज बाय एन ऑथोराइज्ड डीलर। An authorized dealer may give guarantee in respect of any debt, obligation, or other liability incurred by a person resident in India on to a person resident outside India as an importer in respect of import on deferred payment terms. ये मेन कीवर्ड है, deferred payment terms, in accordance with the approval by RBI। नंबर 2, आगे चलते हैं। Authorized dealer may give guarantee, letter of undertaking or letter of comfort in respect of debt, obligation, or other liability incurred by person resident in India on to a person resident outside India in respect of supplier of goods for import of goods, for import of goods as permitted under the foreign trade policy announced by the government of India from time to time and subject to terms and conditions as may be specified by RBI। आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस, authorized dealer may in the ordinary course of business give a guarantee in favor of a non-resident service provider, आप PROI भी कह सकते हो इसको, on behalf of a resident customer who is a service importer। Terms and conditions, number 1, यदि सर्विस इंपोर्टर अदर देन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग है अप टू $5 लाख। यदि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट है, नो गारंटी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग $1 लाख और इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू अदर करेंसी के लिए, बट इससे ऊपर इशू करनी है तो प्रायर अप्रूवल ले आओ किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। Authorized dealer may, subject to the directions issued by the RBI, permit a person resident in India
to issue corporate guarantee in favor of an overseas lessor for financing the import through the operating lease, effected in conformity with the foreign trade policy, foreign exchange management, current account transactions, directions issued by RBI under this act. तो जो इसके कीवर्ड्स थे जिन पर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता था, केस स्टडीज बन सकती थी, वो सारी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट भी करा दी है, बुक से भी इसको डिस्कस करा दिया, कोशिश की है छोटी छोटी रिवीजन बीच बीच में ही कवर अप करने की। सो इसके साथ हमारा ये टॉपिक एज टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीट होता है और आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, गुड बाय, टेक केयर।